आइए दोस्तों, भारतीय इतिहास में आधुनिक भारत हम पढ़ रहे थे। आइए कुछ पिछला रिवीजन कर लेते हैं। एक वीडियो हमारी पहले आ चुकी है, अगर किसी ने नहीं देखी हो तो पहले वो उसको देख ले। इसमें सिर्फ रिवीजन कराया जा रहा है पिछली वीडियो का, और अगली वीडियो भी इसमें बनेगी। तो आधुनिक भारत की जो शुरुआत हुई वो हमारी 1707 से लेकर 1947 के बीच हुई। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद आधुनिक भारत की नींव पड़ती है और उसके बाद मुगलों का पतन होना शुरू हो जाता है। 1707 से लेकर 1857 तक जो है हमारा मुगलों का पतन चलता है, और 3 मार्च 1707 में औरंगजेब की मृत्यु महाराष्ट्र के अहमदनगर में हो जाती है। ये 89 वर्ष की उम्र में मर जाते हैं, और मुगल काल में सबसे लंबा जो शासन रहा है वो औरंगजेब का ही रहा है। औरंगजेब जब जीवित थे तो इनके 5 पुत्र थे, मुअज्जम, आजम और कामबख्श, मोहम्मद अकबर और मोहम्मद सुल्तान। होता क्या है, मोहम्मद अकबर, मोहम्मद सुल्तान की मृत्यु इन्हीं के शासनकाल में हो जाती है, क्योंकि ये दोनों, मोहम्मद अकबर और मोहम्मद सुल्तान, अपने पिता की कट्टर नीतियों के कारण जो है विद्रोह कर देते हैं, और इसी तरह से इनकी अचानक मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब के शासन काल में जो थे, हमने देखा था पिछली वीडियो में भी कि 21 सूबे हुआ करते थे, जिसमें एक अफगानिस्तान का था, 14 हमारे उत्तर भारत के थे और 6 दक्षिण भारत के थे। दक्षिण भारत में हमारे औरंगाबाद, बरार, तेलंगाना, हैदराबाद, खानदेश, बीजापुर ये थे, और हैदराबाद का पुराना नाम जो है गोलकुंडा था। होता क्या है, जिस तरह से औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को 8 साल कैद में रखा था और सिंहासन प्राप्त किया था, ठीक उसी तरह औरंगजेब के जो पुत्र थे, 3 बचे थे ना, 2 तो मर गए थे, तो इन तीनों में भी जो है इसी तरह से विद्रोह होता है, और यह भी अपने पिता की तरह गद्दी हत्याने का प्रयास करते हैं। अब देख लेते हैं इन पे शासन कहाँ कहाँ का संभाल रखा था इन्होंने, मुअज्जम, आजम और कामबख्श ने। तो मुअज्जम को जो सूबेदारी सौंप रखी थी वो काबुल की सौंप रखी थी, और आजम जो सूबेदार था गुजरात का था, और कामबख्श जो सूबेदार था वो बीजापुर कर्नाटक का था। अच्छा, एक औरंगजेब का सबसे प्रिय वजीर था जिसका नाम असद खां था, और ये जो है 31 वर्ष तक जो है वजीर के पद पर रहा। होता क्या है, जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो सबसे पहले जो आजम होता है गुजरात का सूबेदार, वो अपने पिता की मृत्यु खबर सुनकर तुरंत जो है अहमदनगर यानी महाराष्ट्र पहुंच जाता है और अपने पिता को दफना देता है। लेकिन बाद में मुअज्जम को सूचना मिलती है कि मेरे पिता की मृत्यु हो गई है, तो मुअज्जम जो है काबुल से सीधा आगरा आ जाता है, और आगरा में होता क्या है, मुअज्जम और आजम में एक युद्ध होता है जिसे जजाऊ के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तो जजाऊ के युद्ध यह 1707 में होता है मुअज्जम और आजम के बीच, और इसमें आजम की जो सहायता करते हैं वो असद खां करते हैं, जो औरंगजेब के वजीर थे। तो इसमें जो है होता क्या है, आजम की जो है मृत्यु हो जाती है और मुअज्जम जीत जाता है। लेकिन 1709 में एक घटना और घटती है, मुअज्जम ने हैदराबाद के निकट कामबख्श की भी हत्या कर देता है। अब जो है इसमें सिर्फ अब मुअज्जम बचा है। अब मुअज्जम ने अपने सभी भाइयों की हत्या कर दी, अब अकेला मुअज्जम है, और मुअज्जम का जब शासनकाल चलेगा। आइए मुअज्जम के बारे में पढ़ते हैं और देखते हैं मुअज्जम के बारे में, मुअज्जम का शासन। देखिए, मुअज्जम का जो नाम था बहादुर शाह प्रथम, ये शाह आलम प्रथम था। ये 707 से लेकर 712 तक जो है गद्दी पर बैठा रहा, और मुअज्जम जो है 65 वर्ष की आयु में राजा बना। 65 वर्ष की आयु में जो है राजा बना, और यह सर्वाधिक एज में बनने वाला मुगल बादशाह था। और सबसे कम आयु में जो सिंहासन पर बैठने वाला जो व्यक्ति है वो एकमात्र मुगल शासन में वो अकबर है। मात्र 13 वर्ष की आयु में जो है अकबर गद्दी पर बैठ गया था। अच्छा, बहादुर शाह जफ़र को कुछ अन्य नामों से भी जाना जाता है। बहादुर शाह जफ़र को जो है बूढ़ा बादशाह, साहिब-ए-खबर। साहिब-ए-खबर जो है एक व्यक्ति यानी इतिहासकार थे खफी खां, उन्होंने जो है इसको साहिब-ए-खबर कहा है, क्योंकि जनता के प्रति लापरवाही देखते हुए खफी खां ने इसको साहिब-ए-खबर कहा। और ये बहादुर शाह प्रथम जो
पुत्र था तो औरंगजेब का, लेकिन इनकी जो माता थी वो नवाब बाई थी, जो औरंगजेब की पत्नी यानी नवाब बाई का पुत्र था कौन, और बहादुर शाह प्रथम यानी शाह आलम द्वितीय, शाह आलम प्रथम भी कहते हैं, और मुअज्जम। ये तीनों नाम मुअज्जम के ही हैं, बहादुर शाह प्रथम, शाह आलम प्रथम और मुअज्जम। और ये जो इनकी माता थी नवाब बाई, ये राजौरी के शासक राजू की पुत्री थी। नवाब बाई जो थी राजू के मतलब राजौरी के शासक राजू की पुत्री थी। होता क्या है, मुअज्जम जैसे ही गद्दी पर बैठता है तो अपने पिता की कट्टर नीतियों के विरुद्ध जाकर ये जो है उदारवादी नीति जनता के सामने पेश करता है और अच्छी छवि बन जाती है। ये मेल मिलाप की नीति अपनाता है मुअज्जम, और जो जजिया कर वसूला जाता था औरंगजेब के शासनकाल में, ये इसको बंद करवा देता है। कौन, मुअज्जम। सबसे पहले जजिया कर जो वसूलने वाला व्यक्ति था वो मोहम्मद बिन कासिम था 1712 ईस्वी में। अकबर ने जजिया कर को समाप्त किया था, लेकिन औरंगजेब ने पुनः इसको शुरू कर दिया था जजिया कर को। औरंगजेब की कट्टर नीतियों के कारण मुअज्जम ने जजिया कर को समाप्त कर दिया, और अंतिम रूप से जजिया कर को समाप्त करने वाला जो व्यक्ति है मुगल शासनकाल में, तो वो मोहम्मद शाह रंगीला है, जो सबसे लास्ट में मतलब जजिया कर को समाप्त करेगा। अब एक 1689 की घटना होती है। शिवाजी के पोते शाहू को, जो शिवाजी का पोता है नहीं, संभाजी का पुत्र होता है शाहू, तो शिवाजी का पोता है शाहू। औरंगजेब ने जो है शाहू को कैद कर लिया था। जब औरंगजेब जीवित थे तो उन्होंने जो है शाहू को अपने यहाँ कैद कर रखा था। 1707 में मुअज्जम ने अपने पिता के मृत्यु के बाद उदारवादी नीति के कारण शाहू को 1707 में रिहा कर दिया, और उसके बाद ये शाहू दक्षिण में जाता है और अपने आप को छत्रपति शाहू महाराज यानी मराठाओं का शासक अपने आप को घोषित कर देता है। बहादुर शाह प्रथम मुअज्जम को बुंदेल सरदार छत्रसाल और भरतपुर का जाट एक शासक था चूड़ामल का सहयोग मिल जाता है। यानी अब मुअज्जम यानी जो मुअज्जम है बहादुर शाह प्रथम या शाह आलम प्रथम को जो है दो व्यक्तियों को साथ मिलता है, और वो कौन कौन है, एक छत्रसाल है, एक भरतपुर का जाट शासक चूड़ामल का सहयोग मिल जाता है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद होता क्या है, राजपूत जो है दो भागों में बढ़ जाते हैं, क्योंकि नींव कमज़ोर पड़ चुकी थी और हम मुगलों का पता नहीं पड़ रहे हैं। तो राजस्थान में जो है जो राजपूत थे वो दो भागों में बट गए थे। एक जोधपुर यानी मारवाड़, और एक आमेर में जयपुर। यानी जोधपुर का जो शासक था वो अजीत सिंह था, और आमेर का जो शासक था वो जय सिंह था। लेकिन हुआ क्या था, ये मुगलों के अधीन ही शासन कर रहे थे। औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो राजस्थान में राजपूत वंश था वो दो भागों में टूट गया था। एक तो हमारा था जोधपुर का शासक जो है अजीत सिंह, और आमेर का शासक जय सिंह। और ये जो दोनों थे, जो राजस्थान के जो राजपूताना शासक थे, ये मुगलों के अधीन ही शासन कर रहे थे। अजीत सिंह ने 1707 में मुगलों से स्वतंत्र घोषित कर लिया। हुआ क्या था, जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी तो उसके बाद 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई, तो ये अजीत सिंह ने अपने आप को जो है मुगलों से स्वतंत्र घोषित कर लिया, क्योंकि इनके अंदर डर खत्म हो गया था। बहादुर शाह प्रथम ने आमेर जाकर, होता क्या है, बहादुर शाह प्रथम जो है आमेर जाकर विजय सिंह को आमेर का राजा बनाता है, क्योंकि एकदम अटैक यहाँ नहीं करता। तो आमेर जाकर जय सिंह को हटा दिया जाता है और विजय सिंह को आमेर का राजा बना दिया जाता है। अजीत सिंह जो मारवाड़ का शासक अजीत सिंह है, अब इसको हटाने की प्रक्रिया शुरू होती है। तो जैसे ही मुअज्जम मारवाड़ जाता है, अजीत सिंह पर अटैक करने के लिए जाता है, तो वो उससे पहले ही जो है अजीत सिंह समर्पण कर देता है और अपनी गलती की माफ़ी मांगता है। तो बहादुर शाह प्रथम इसके बाद जब ये दोनों केस सुलझ जाते हैं, यानी जोधपुर का और मारवाड़ का, तो उसके बाद जो है बहादुर शाह प्रथम यानी मुअज्जम दक्षिण भारत चला जाता है। इसके बाद अजीत सिंह ने दुर्गादास के साथ मिलकर आमेर पर आक्रमण किया और विजय सिंह को पराजित कर आमेर पर अधिकार कर लिया। अब क्या करा अजीत सिंह ने, उसके सामने तो घुटने टेक दी थी जब इसके मतलब ये मुअज्जम आया था, यानी बहादुर शाह प्रथम आया था आक्रमण करने के लिए, तो अजीत सिंह ने अपनी हार मान ली। जैसे ही दक्षिण भारत कौन गया, मुअज्जम यानी बहादुर शाह प्रथम, तो इसने क्या किया, अजीत सिंह ने दुर्गादास व्यक्ति को पकड़ता है और दुर्गादास के साथ मिलकर और जो आमेर पर यह आक्रमण करता है। कौन,
अजीत सिंह, और आमेर पर आक्रमण करने के बाद विजय सिंह को गद्दी पर से हटा देता है और अपना अधिकार आमेर पर कर लेता है। होता क्या, 1707 में बहादुर शाह प्रथम ने गुरु गोविंद के साथ संधि की और 1708 में गुरु गोविंद की मृत्यु हो गई नांदेड़ महाराष्ट्र में। ये सिखों के 10वें यानी अंतिम गुरु थे। कौन? गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें वे अंतिम गुरु थे। औरंगजेब ने गुरु गोविंद सिंह जी के 4 पुत्रों को मरवा दिया था और गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की, जिसका नेतृत्व करता जो सेनापति था बंदा सिंह बहादुर था, और यह गुरु गोविंद सिंह का एक सच्चा सेवक था बंदा बहादुर। 1710 में बंदा बहादुर ने सरहिंद पंजाब पर अधिकार कर लिया था। गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नाम के सिक्के चलवाए बंदा बहादुर ने। बंदा बहादुर ने अपने शासनकाल में गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नाम के सिक्के चलवाए, क्योंकि 1710 में बंदा बहादुर ने सरहिंद यानी पंजाब पर अधिकार कर लिया, और पंजाब पर अधिकार करने के बाद बंदा बहादुर ने गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नाम के सिक्के चलवाए। 1712 में लोहगढ़ में बहादुर शाह प्रथम ने बंदा बहादुर को पराजित किया और इसी दौरान क्या होता है, बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु हो जाती है। एक सिडनी ओवन के एक इतिहासकार हैं, उन्होंने कहा है बहादुर शाह प्रथम के बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे हैं, यानी उन्होंने कहा है कि बहादुर शाह प्रथम भी एक अच्छा शासन रहा है। उन्होंने इसके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे हैं। बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के बाद होता क्या है, 712 ईस्वी में जब बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु यानी मुअज्जम की मृत्यु होती, तो उसके फिर 4 पुत्र बचते हैं। 4 पुत्र कौन हैं? एक जहादर शाह है, एक रफ़ी-उस-शान, एक अज़ीम-उस-शान, एक जहान शाह हैं। ये 4 पुत्र हैं किसके? मुअज्जम के, या बहादुर शाह प्रथम या शाह आलम के। तो जहादर शाह जुल्फ़िकार खां, यानी जहादर शाह को जो साथ मिलता है, जहादर शाह एक मतलब पुत्र है मुअज्जम का, तो जहादर शाह को जो साथ देता है वो जुल्फ़िकार खां देता है, जो असद खां का कौन था, वो उसका मतलब, और जो औरंगजेब था, औरंगजेब का जो वजीर 31 वर्ष तक कौन रहा था? असद खां रहा था। तो असद खां का पुत्र है जुल्फ़िकार खां। तो जुल्फ़िकार खां सहयोग करता है जहादर शाह का शासन बनने में। होता क्या है, जहादर शाह ने जुल्फ़िकार का साथ लेकर अपने तीनों भाइयों की हत्या कर दी। अब इन तीनों का रोल तो खत्म हो गया, रफ़ी-उस-शान, अज़ीम-उस-शान और जहान शाह, इन तीनों की हत्या कर देता है कौन? जहादर शाह, जुल्फ़िकार का साथ लेकर। अब जहादर शाह का शासनकाल देखते हैं। जहादर शाह का शासनकाल है 1712 से 1713। जहादर शाह अपना वजीर जो नियुक्त करता है वो जुल्फ़िकार खां को करता है, और वकील जो नियुक्त करता है वो असद खां को। ये वही असद खां हैं जो औरंगजेब के शासनकाल में वजीर रहे थे, और इनका पुत्र असद खां का पुत्र ये जुल्फ़िकार खां है जो वजीर बनाया गया है, ये इन्हीं का पुत्र असद खां का। 51 वर्ष की आयु में जहादर शाह राजा बनता है, और ये भी जजिया कर पर प्रतिबंध लगा देता है। ये कुछ उपाधियां देता है कुछ राजाओं को, देख लेते हैं। प्रथम उपाधि महाराजा की दी थी इनने अजीत सिंह को, जो गुजरात का इनने सूबेदार बना रखा था। द्वितीय उपाधि दी थी वो सवाई मिर्जा को दी थी, जयसिंह की, जो मालवा की सूबेदारी संभाले हुए थे। उसके बाद क्या होता है, जहादर शाह एक लाल कुंवर होती है, लाल कुंवर एक वेश्या थी, और ये इनकी प्रेमिका थी जहादर शाह की। तो ये लाल कुंवर से निकाह कर लेते हैं और उसे लाल किला यानी दिल्ली ले आते हैं। होता क्या है, जहादर शाह अपने परिवार और रिश्तेदारों को मुगल दरबार में बुलाकर सभी को मंत्रियों का पद दे देता है। मंत्रियों का जो पद दे देते हैं, तो इससे शासन की जो बागडोर है वो डगमगा जाती है, और जनता इनको लंपट मूर्ख, जहादर शाह को लंपट मूर्ख कहने लगती है, क्योंकि शासन की बागडोर पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी थी, और कोई भी अच्छी पॉलिसी, अच्छी नीति ये लोग नहीं ला रहे थे। जहादर शाह का भतीजा था फर्रुख सियार ने 2 सूबेदारों की सहायता से 1713 में जहादर शाह की हत्या कर दी। अब ये जहादर शाह का भतीजा था फर्रुख सियार ने 2 सूबेदारों की सहायता से
1713 में जहांदर शाह की हत्या कर दी। अब वो दो सूबेदार कौन थे उन्हें देख लेते हैं। दो सूबेदार थे, एक तो अब्दुल्ला खां है और एक हुसैन अली खां है। अब्दुल्ला जो है इलाहाबाद का सूबेदार था और हुसैन अली खां जो है पटने का सूबेदार है। इन दोनों को जो है सैयद बंधुओं के नाम से ये जो है जाना जाता था। हुसैन अली खां और जी अब्दुल्ला खां को सैयद बंधुओं के नाम से जाना जाता है। इनका बहुत बड़ा रोल आगे रहने वाला है। अब हम पढ़ते हैं फर्रुखसियार को। फर्रुखसियार का जो शासनकाल है वो 1713 से 1719 तक रहता है। असद खां और जुल्फ़िकार की हत्या कर दी। फर्रुखसियार ने जो है असद खां और जुल्फ़िकार की भी हत्या कर दी। उसके बाद जो है वजीर जो नियुक्त करता है फर्रुखसियार जो है अब्दुल्ला खां को करता है और मीर बख्शी को सेनापति नियुक्त करता है। नहीं, मीर बख्शी जो है सेनापति को कहा जाता है, तो हुसैन अली खां को जो है सेनापति नियुक्त करता है और अब्दुल्ला खां को जो है वजीर नियुक्त करता है फर्रुखसियार को घृणित कायर के नाम से भी, इतिहास में जो है फर्रुखसियार को घृणित कायर के नाम से भी जाना जाता है। फर्रुखसियार ने निजाम उल मुल्क यानी चिनकिलिच खां को दक्षिण भारत के 6 सूबेदारों का सरदार बना दिया था। फर्रुखसियार ने क्या किया था, निजाम उल मुल्क जो चिनकिलिच खां हैं उनको जो है दक्षिण भारत के जो छः सूबे थे उनका सूबेदार बना दिया था। भरतपुर का शासक चूड़ामन जाट से सैयद बंधुओं ने मित्रता स्थापित कर ली और हुसैन अली खां ने मारवाड़ यानी जोधपुर पर अजीत सिंह पर आक्रमण किया और उसको पराजित करके उसकी लड़की का विवाह फर्रुखसियार से करा दिया। अब हुआ क्या, भरतपुर का जो शासक था जाट चूड़ामन, इससे जो है मित्रता स्थापित करते हैं ये दोनों सैयद बंधु जो हैं, सैयद बंधु जिन्हें मतलब एक को सेनापति बना रखा था हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां, इन्होंने जो क्या करा, जाट जो चूड़ामन जाट था इससे मित्रता स्थापित कर ली और अजीत सिंह पर आक्रमण किया। जो अजीत सिंह हम पढ़ के आ चुके हैं पीछे अभी, तो अजीत सिंह पर आक्रमण करते हैं, उसकी लड़की को उठा लाते हैं और उसका निकाह जो है फर्रुखसियार से करा देते हैं। 1716 में क्या होता है, फर्रुखसियार ने बंदा बहादुर को पराजित करके बंदी बना लिया और उसके बाद दिल्ली लाकर मुगलों के द्वारा इसकी हत्या कर दी गई। 1716 की एक विशेष घटना होती है, फर्रुखसियार ने बंदा बहादुर को पराजित कर लिया, यानी जो गुरु गोविंद सिंह का जो एक सेनापति था और उसको जो है ये क्या करते हैं फर्रुखसियार जो है पराजित कर दिया और उसको बाद दिल्ली इसको ले आते हैं और बंदा बहादुर की हत्या कर दी जाती है। फर्रुखसियार को जो है ये सिक्कों के विरुद्ध प्रथम सफलता मिल जाती है। जब ये बंदा बहादुर की हत्या करते हैं तो होता क्या है, सिक्कों के विरुद्ध इन्हें प्रथम सफलता यहाँ पर प्राप्त हुई। फर्रुखसियार के शासनकाल में एक बार होता क्या, एक घटना घटती है, इनके पैर में एक फोड़ा निकला और वो फोड़ा जो है भारतीयों से किसी भी चिकित्सक से जो है वो फोड़ा ठीक नहीं हुआ। तो इसका पता एक अंग्रेज थे डॉक्टर विलियम हैमिल्टन, उनको पता चलता है और वो आके जो है इनके पैर की सर्जरी कर देते हैं। तो इसी बात से खुश होकर जो है फर्रुखसियार अंग्रेजों को एक स्वर्णिम फरमान सुनाते हैं और उसमें स्वर्णिम फरमान में जो क्या होता है, ये जो है अंग्रेजों को जो है कोई भी सीमा शुल्क या कोई भी कर से जो है मुक्त कर देते हैं। तो इसी स्वर्णिम फरमान को अंग्रेजों का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। तो अंग्रेज क्या करते हैं, पहले सूरत में एक फैक्ट्री लगाई। ये क्या करते हैं, सबसे पहले सूरत में अंग्रेज जो फैक्ट्री लगाते हैं, लेकिन अधिकार यह है अपने बंगाल पे करते हैं। तो सैयद बंधुओं ने फर्रुखसियार को मुगलों के दुश्मन मराठों के द्वारा मरवाने की साजिश रची। होता क्या है, इनकी थोड़ी जो सैयद बंधु हैं हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां, ये जो दो भैया हैं सैयद बंधु हैं, इन्हें सैयद बंधु के नाम से आना है। तो होता क्या है, इनकी थोड़ी फर्रुखसियार से जो है अनबन हो जाती है। तो ये एक षड्यंत्र रचते हैं, क्यों ना फर्रुखसियार को रास्ते से हटा दिया जाए, कोई नया शासक बनाया जाए। तो ये दोनों भाई जो है फर्रुखसियार को जो है
जो है मारने की साजिश रचते हैं। तो ये जो है मराठाओं से हाथ मिलाते हैं सैयद बंधु, और मराठा में जो है साहू है, उस टाइम साहू जो है मराठाओं में होता है, तो साहू से जाके हाथ मिलाते हैं और मराठे शासकों को फर्स्ट पेशवा बालाजी विश्वनाथ, जो बालाजी विश्वनाथ है, तो साहू और बालाजी विश्वनाथ के बीच यह 1729 में दिल्ली में एक संधि करते हैं। बालाजी विश्वनाथ और सैयद बंधु आपस में, ये मराठे हैं बालाजी विश्वनाथ, और सैयद बंधु जो है मुगलों की ओर से हैं, तो ये फर्रुखार को मरवाने के तहत एक संधि कर लेते हैं आपस में, कि इस संधि के तहत जो है बालाजी विश्वनाथ और सैयद बंधु जो है फर्रुखार की हत्या कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है, रफ़ी उस्सान तो ख़त्म हो गए, लेकिन उनका बेटा जीवित था, तो रफ़ी उद्दरजात को अगला बादशाह बना देते हैं। तो दोस्तों आगे का जो आगे की कहानी हम अगली बार पढ़ेंगे आगे। तो आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं, अब आगे की कहानी कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।